हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई कण या पिंड अपने ऊपर आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो हमारे चारों तरफ का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। उसी प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र आवेश से क्रिएट होता है, इसमें आवेश आता है, आवेश का जिक्र होता है। किसी कण, जब हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां m द्रव्यमान के कण की बात करेंगे, पार्टिकल्स। वो मैकेनिक्स में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को जानेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यहाँ पर हम कोई आवेश ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका अपना एक क्षेत्र होगा चारों तरफ का। कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र में लेकर के आए तो वो अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करेगा, यानी वैद्युत बल का अनुभव करेगा। और वैद्युत बल कूलाम का नियम होता है। वैद्युत बल किसने बताया था? कूलाम ने। तो वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। यदि हम कोई आवेश लेकर के आए इसमें, मान लो परीक्षण आवेश ला रहे हैं यहाँ पर, अर्थात किसी आवेश जो दिया गया आवेश है, कोई अन्य आवेश इसके क्षेत्र में लाएं तो ये वाला आवेश अपने ऊपर किसी बल का, किसी वैद्युत बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। इस पर बल लगेगा, जो प्रतिकर्षण या आकर्षण। यदि प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण, और एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या होगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक से समझें, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? पहले विद्युत क्षेत्र को समझा आपने, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें फॉर्मूला सहित आ जाता है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। E इज इक्वल टू क्या, F/Q। यहाँ पर हम टेस्टिंग चार्ज भी ले सकते हैं, Q0। तो इससे क्या पता चल रहा है, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से। और ये क्या है? F वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, और Q क्या है? चार्ज। परीक्षण आवेश भी ले सकते हैं हम, टेस्टिंग चार्ज। तो एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि हम इसमें Q के स्थान पर क्या लगा दें, 1 कूलाम लेकर चलें, तो ये कितना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बोलिए, E इक्वल टू F/1। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल आई है, ठीक है। तो इससे परिभाषा क्या बन सकती है कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है। इसे वेक्टर रूप में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q।
यहाँ पर हम टेस्टिंग चार्ज भी ले सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो वहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और विद्युत क्षेत्र का वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला इंडिकेट होता है। यहाँ क्यू भी ले सकते हैं, क्यू नॉट भी ले सकते हैं। और क्यू नॉट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, अत्यंत अल्प परीक्षण आवेश होता है। तो यहाँ पर इसकी अगर मात्रक की बात करें यूनिट की, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Nc-1, C की पावर 1 है ना। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है। अब इसके और फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, ये E इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ये विभवांतर के पदों में है और डी प्लेटों के बीच की दूरी के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ये। जब आगे बढ़ोगे आप इस प्रकार से, संधारित्र में कैपेसिटर्स में क्या लेते हैं हम, 2 प्लेटें लेते हैं। तो पहली प्लेट को बाहर से कितना आवेश दे देते हैं, प्लस क्यू। तो इंडक्शन के कारण इस पर ऋण आवेश दूसरी वाली प्लेट पर स्वतः ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी डी का जिक्र हुआ है। यहाँ पर आवेश दे दिया, तो आवेश देने से इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन हो गया, ये बी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर बी और प्लेटों के बीच की दूरी डी के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे मात्रक कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा, आप ध्यान रखना। विभव का मात्रक कितना होता है, बोलो, वोल्ट, और प्लेटों के बीच की दूरी है तो एम के सिस्टम के अनुसार इसका मात्रा मीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इससे नए नए फॉर्मूले आगे जनरेट होंगे। ठीक है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में आता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इससे नाम से पता चल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मानी 2 और ध्रुव मानी पोल, जिसके 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता, द्विध्रुव कहलाता। 2 ध्रुव कौन से, जिस प्रकार से चुंबक में होते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, एन से निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 2 आवेश होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके पहले सिरे पर क्या रखते हैं, माइनस के क्यू आवेश, और दूसरे सिरे पर कैसा आवेश रख देते हैं, प्लस क्यू। ठीक है, बराबर आवेश होंगे, परंतु प्रकृति इनकी कैसी होगी, विपरीत होगी। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पहले सिरे पर माइनस ही रखेंगे और दूसरे सिरे पर क्या, प्लस। ध्यान से समझ लेना वैद्युत ध्रुव क्या होता है। तो इसमें 2 बराबर, 2 समान आवेश, परंतु कैसे, विपरीत प्रकृति के आवेश। इसमें 2 समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पर चित्र में तो दिखाया है दूर दूर, माइनस क्यू प्लस क्यू। बहुत छोटा सा चित्र बना देंगे ना हम ऐसे, तो दिखाई ना देगा, नहीं तो इसमें तो ऐसा लग रहा है आपको कि ये बहुत दूरी है, परंतु ये बहुत अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और इनके बीच की दूरी को किससे लिख लेते हैं, 2L से। किससे, 2L से। 2L से इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आगे चल करके एक आर्टिकल करेंगे तो उसमें मध्य बिंदु है, तो 2L का आधा लेंगे तो 2L का आधा L हो जाएगा। अगर हम L ले देते हैं तो L/2, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिनाई होती, तो इसलिए 2L मान लिया। या स्मॉल a भी लिख सकते हैं, या स्मॉल इस प्रकार से 2a भी लिख सकते हैं। तो वैद्युत ध्रुव समझो क्या होता है, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है,
ये दोनों बराबर, इसमें दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को कैसा निकाय कहते हैं? वैध द्विध्रुव कहते हैं, वैध द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl है तो H पर प्लस और क्लोरीन पर क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? ये माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये किसको? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। परंतु इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, प्रोटॉन पर उतना ही प्लस का आवेश होता है। तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। NH3 है, H2O है, जल का सूत्र। तो वैध द्विध्रुव समझ में आ गया। द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव होते हैं, एक माइनस ले लेते हैं, एक प्लस ले लेते हैं। इसकी दिशा हमेशा माइनस से कहाँ की ओर होती है? प्लस की ओर। एक शब्द और जुड़ जाएगा इसमें अगर हम पढ़ें तो, हम वैध द्विध्रुव है तो इसमें दो आवेश बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे आवेश, ऐसे निकाय को हम वैध द्विध्रुव कहते हैं। जैसे NH3 है, HCl है, H2O है। अब आकाश शब्द इसी में जुड़ जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में समझाया हमने। तो ये ऐसा फिगर बना लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, इसे P से लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो ये ध्यान रखें, P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। तो इससे पता चल रहा होगा आपको, यहाँ पर मैंने कौन सा आवेश ले लिया? प्लस का। और यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है इनके? 12 है। तो किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेश जो लिए हमने उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो ना, यहाँ माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, या माइनस ले लें तो किसी एक आवेश से माइनस ले लो या प्लस ले लो। तो हमने बोला है किसी एक आवेश एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसे सदिश के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 12 वेक्टर। इस प्रकार से Q वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अदिश राशि है। और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर मात्रक की बात करें यूनिट की, तो P का जो मात्रा होगा, P का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो C इंटू M का मतलब होता है कूलम इंटू मीटर। इसका मात्रा हो जाएगा M के सिस्टम के अनुसार SI के। M के सिस्टम जो है वो आधुनिक SI सिस्टम, आधुनिक MPS सिस्टम है। और इसका अगर CGS में हम मात्रक की बात करें, CGS में ध्यान समझें, यदि हम CGS में बात करें सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसका जो मात्रा होगा वो dy होगा, dy। ये तो याद रखना है आपको। परंतु इसका जो CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो होगा क्या? dy। याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे हमने अभी बना थे ये, तो इसमें क्या करते हैं हम वायु में ही, वायु माध्यम में किसी बिंदु O पर हम प्लस Q आवेश मान लेते हैं वायु माध्यम में। और यहाँ वायु के लिए परावैद्युतांक K की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे? 1। तो बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर एक हम परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, रख देते हैं। अर्थात बिंदु O पर वायु में एक आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश रखा है। पहले भी बताया था हमने कि इसके एक सिरे पर Q1 आवेश, दूसरे सिरे पर Q2 आवेश, बीच की दूरी R होती है। तब हम वैद्युत बल लगाते हैं। वैद्युत बल क्या होता है? कूलम के नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं। कूलम का नियम होता है
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ Q1 के स्थान में क्या आएगा, वैसा K आना चाहिए था यहाँ, परंतु मैंने ये बिंदु O पर जो प्लस Q आगे रखा है वो वायु में मान लिया। वायु के लिए परावैद्युतांक की वैल्यू K की वैल्यू 1 लगा दी है यहाँ पर। 1/4πε0 Q1 के स्थान पर क्या लिख दिया Q, और Q2 के स्थान पर देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है बिंदु P पर, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है देखना R, तो R स्क्वायर हो जाएगा कूलम के लिए। और हमें क्या निकाला, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो हमने बिंदु माना है वो बिंदु क्या है, P है, अर्थात प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है ये बिंदु P पर। तो बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, E इज इक्वल टू होता है F/Q, परंतु यहाँ परीक्षण आवेश रखा बिंदु P पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे बोलो, Q0। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से F की वैल्यू लगा लेंगे, तो F का मान है 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये बटे में क्या हो जाएगा Q0, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन क्या R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये R के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा था E इक्वल टू F/Q0 या E इक्वल टू F/Q। उसके बाद E इक्वल टू B/D कहीं कहीं देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, मात्रक भी पढ़ने को मिलेगा। और अब ये R के पदों में जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में, किसी आर्टिकल में ये आ जाए ना, किसी बिंदु आवेश के कारण जब बिंदु होता है तो उसमें R आता है कि बिंदु कितनी दूरी पर होता है, R दूरी पर होता है। तो इसका मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और Q अपॉन क्या R स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसे ध्यान रख लेना। अर्थात अगर हम बात करें तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। जब बटे में R स्क्वायर आता है तो व्युत्क्रम वर्ग R, इसका वर्ग करेंगे R स्क्वायर। R स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 संख्या बटे में होता है 1/R स्क्वायर। तो जिस फॉर्मूले में 1/R स्क्वायर लिखा हुआ है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखना। आगे अक्षीय निरक्षीय स्थिति में भी जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड आउट करेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा उसमें 1/4πε0 Q अपॉन क्या R स्क्वायर। माध्यम के हो, किसी माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो K आ जाता है यहाँ पर, और माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती है। यदि हम R में और E में ग्राफ खींचे, प्लॉट करें तो ये इस प्रकार से बढ़ता होता है। देखो सबसे पहले यहां पर देखो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को देखें हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहां पर बोलो, ज्यादा है। और दूरी क्या, दूरी देखो इतनी दूरी है, दूरी कम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। और पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो यहां पर मान लेते हैं हम, तो ये किसका ग्राफ कम हो गया, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बढ़ गया, देखो इधर को बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, देखो ये R का मान बढ़ गया है, R का मान बढ़ गया है तो E का मान घट रहा है। इसी प्रकार से यहां देखें हम तो देखो R का मान क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, और E का मान क्या हो गया, घट गया। तो ये सूत्र बिल्कुल सही बता रहा है। R की वैल्यू बढ़ाने पर E की वैल्यू लगातार क्या होती चली जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके साथ ही अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन एक्सल पोजीशन या एंड ऑन द पोजीशन। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर चुके हैं, तो उसी के कारण ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जब भी कभी आए ना आर्टिकल में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उस सूत्र में P जरूर जाएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में P आता है।
तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है अक्षीय स्थिति में, तो उसमें आएगा P लास्ट में। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा E = 1/4πε0 और 2P अपॉन क्या, R की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। देखो P आ रहा है इसमें, आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि निगमन विधि चल रही है। नवे से ऊपर कौन सी विधि होती है, निगमन विधि, और छोटी क्लास में आगम विधि होती है, उसमें पता नहीं होता एकदम। तो हम वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए ये चित्र बहुत समझना आवश्यक है आपको। इसमें बताया हमने ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके बिंदु ए पर कैसा आवेश रखा है -q और बिंदु बी पर क्या +q, और इनके बीच की दूरी कितनी दिखाई गई है, देखो 2l। इसके मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु है O से कितनी दूरी पर, देखो r दूरी पर एक क्या माना है, देखो पॉइंट P, बिंदु P माना है जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये मध्य बिंदु है तो ये पूरी A से B तक की दूरी कितनी मानी है हमें, 2l। तो ये मिड पॉइंट है तो ये कितना रह जाएगा, LL रह जाएगा अगर ये मध्य बिंदु है। तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ पर E2 और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, -q आवेश है +q आवेश है, तो इसमें कैसे पता करेंगे हम कि -q के कारण कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसमें और +q के कारण कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ध्यान रखना प्लस से हमेशा वैद्युत बल बाहर निकलती है, तो प्लस से बाहर की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो बाहर वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो +q के कारण है और जो -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें इंगित की गई है वो है E2। तो इसका मतलब है हम आगे हल करने वाले हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें दूरियां चाहिए -q से और +q से बिंदु P तक की क्या चाहिए हमें, दूरियां। तो हमने ये तो मान लिया मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये कितनी हो गई, ये L। -q से देखें P तक की दूरी तो ये इतनी कितनी हो गई है L, और इससे आगे की R मान चुके हैं तो टोटल कितनी हो गई है L + R। क्लियर हो गई बात। आप +q से कहां तक की, P तक की। तो यहां जिस आवेश के कारण मानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P तक, तो वहीं से दूरी देखनी पड़ती है हमें। तो +q से दूरी कितनी है, R - L। क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये L है इधर का L, तो ये R यहां से यहां तक है तो R में से L कम कर दिया गया तो यहां से दूरी मानी जाएगी R - L। अब -q के कारण +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अभी हमने जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी प्रूव जो किया है इसमें, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स 1/4πε0 और Q/R², इसका यूज करेंगे। यदि ये वैद्युत ध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, यदि वायु में मानेंगे तो K का तो मान पहले से फिनिश हो जाएगा 1 लगा करके। तो बताओ क्या करें, पहले से मान लें परावैद्युतांक का मान K का मान 1, तो ये हो जाएगा +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ यहाँ E2 है या E1 है, +q के कारण क्या होगी, E1 होगी। तो E1 वेक्टर = 1/4πε0 और K भी आता है, K का मान 1 मान लिया वायु या वायु माध्यम के लिए, और Q/R²। देखो भाई +q के कारण बिंदु P पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो +q से यानी अर्थात B से P तक की दूरी बताएं कितनी है,
आर माइनस एल। तो यहां पर आर स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अगर परिमाण देखें इसका हम, तो इस दोनों तरफ परिमाण लगा देंगे इस प्रकार से, तो ए वेक्टर का मोड जो होता है वो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है ना। तो परिमाण देखना तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया है, E2 से, क्योंकि ये ऋण आवेश है। ऋण का मतलब ऋणी क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इसकी दिशा इधर को होगी ना। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई भाई वेक्टर लगा देंगे यहां पर, और इस Q के स्थान पर क्या लिख देंगे, माइनस Q। और किसके कारण देख रहे हैं, माइनस Q के कारण P तक की दूरी देखेंगे कितनी है बताओ, L प्लस आर या आर प्लस एल। तो यहां पर ये हम परिमाण देख रहे हैं इसका, तो E2 परिमाण लगा देंगे, तो इधर भी माइनस का क्या हो जाएगा, मोड प्लस, इधर दोनों तरफ लगेगा ये मोड इस प्रकार। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। अब देखना ये है, एक की दिशा इधर को है वैद्युत क्षेत्र की, एक की दिशा इधर है, और सदिश राशि ये दिशा में तो होते ही है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, इनमें तुलना करेंगे कि कौन सा मान हम इसमें ज्यादा है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में इक्वल, क्यू भी इक्वल दोनों में। बात ये आ रही है, यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर है और यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो बटे में ये वाला मान क्या है, कम ज्यादा है, कम है, और ये क्या है, ज्यादा है। जब ये बटे में मान कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है E1 की, ध्यान से समझने की बात है। मान लो 5/7 है और एक जगह 5/9 है, तो ये वाली संख्या क्या होगी, कम, और ये वाली संख्या क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर ये वाली संख्या हर क्या है, कम, तो ये वाले क्या मान पूरे टोटल ज्यादा हो जाएगा। यहाँ मान बढ़ रहा है तो ऊपर का मान घटेगा, ऊपर का मान घटेगा तो E2 का मान घटेगा। तो E1 प्रबल है या E2 प्रबल है, E1 प्रबल है। दो पहलवान हैं, एक E1 है, E2 है, दोनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, तो पहलवान कौन, किसका मान ज्यादा है, किसके द्वारा लगाया गया, E1। तो हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और अब जैसे हमने बताया था अभी, E1 का मान क्या है, ज्यादा है किससे, E2 से, अभी समझाया था। तो बिंदु P क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें दोनों आवेशों के कारण। पहले अलग अलग देखा, माइनस Q के कारण, फिर प्लस Q के कारण बिंदु P पर। अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस E2। स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ हमने ज्यादा और कम के बारे में बता दिया, कौन सा वैल्यू ज्यादा है कौन सी कम है। तो E1 में से हमने E2 कम कर दिए, ठीक है। तो E1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, सेम संख्या कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल से ले लेंगे, इसका डबल भी कोई आया ना, सिंगल भी कोई छूटा ना, सिंगल सिंगल है ये सब, दोनों आ जाएगा इनटू, यह आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा एक्सपेंड।
आएगा 1/4πε0 तो भाई लोगों ये सूत्र है प्लस बी का होल स्क्वायर इसका प्लस बी प्लस 2ab आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl एक्सपांड हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, उसका समाधान जरूर होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर लिखा जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl तो स्क्वायर इस पर लग रहा है, इसका इस ही लग रहा है तो एक ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर सब पे लगा देंगे एक साथ। तो आर प्लस एल आर माइनस एल एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर ऑलरेडी है ही दोनों का। तो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसल आउट प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसल आउट, ये जुड़ जाएंगे 2rl कितने हो जाएंगे 4rl। तो 1/4πε0 इंटू क्यू स्टूडेंट्स 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl। और अपॉन में ये एक बार बता दें हम आपको, r बहुत बड़ा है l की तुलना में। जैसे हमने अभी बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो L वैसे L दिखाई दे रहा है आपको, वैसा भी कम है फिगर के अकॉर्डिंग, R की तुलना में तो कम ही है ही। तो L की वैल्यू पॉइंट में और L का भी स्क्वायर हो रहा है, L का मान R की तुलना में बहुत कम है और L का स्क्वायर हो रहा है। तो ये मत समझना अगर 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो रहा है 9 हो जाएगा, इतनी बढ़ गई संख्या स्क्वायर होने से। परंतु ये अत्यंत अल्प है, पॉइंटों में है L की वैल्यू। तो पॉइंट जैसे 4 है और पॉइंट 4 का जब बढ़ करेंगे हम तो ये बढ़ेगा नहीं घटेगा, 0.16 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर का मान इसकी तुलना में नगण्य कर देंगे, गिनती में नहीं लेंगे। नेग्लिजिबल द वैल्यू ऑफ द एल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एल का मान एल स्क्वायर का मान बिल्कुल छोड़ देंगे, जब इसे गिनती में नहीं लेंगे हम तो इसे देखो ही मत। तो ये आर स्क्वायर पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4। तो आर की बात 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके सुविधा अनुसार, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू 4l को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2l लिख सकते हैं। कारण क्या है ऐसा लिखने का 2 इंटू 2l, तो 2 इसे शुरू में लिख दो इसे अपॉन r की पावर 3। तो 1/4πε0 स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आपने अभी आज इसी वीडियो में शुरू में बताया था हमने Q इंटू 2l क्या होता है P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी दिशा ऋण से किसकी ओर होती है धन की ओर। तो 2 ये हो गया P अपॉन क्या R की पावर Q। तो ये तो हमने एक समझाया था, इसकी पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी इस वीडियो के साथ ही। 1/4 उसमें से लिख लेना, टोटल नोट्स बना लेना और इसे रिवीजन भी करते रहना स्टूडेंट्स। इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा 1/4π2p/r की घात 3। ये व्युत्क्रम घन के नियम का पालन करता है, इसमें बटे में r की पावर 3 आ रहा है ना, तो ये व्युत्क्रम घन के नियम का पालन कर रहा है। और 1/r² आता है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। देखो हमने शुरू में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जब भी वैद्युत द्विध्रुव का कारण आएगा तो उसमें क्या आएगा P आएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। और ये नया फॉर्मूला आज सबसे पहले E/F/Q पढ़ा, E/B/D, E/1/4πε0Q/r² पढ़ा। उससे एक नया क्षेत्र ये हुआ, आगे आने वाले टाइम में निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ोगे, उसमें क्या नहीं आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, बस आंसर यही होगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।